हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं अखिलेश कुमार सोनी आपका इंग्लिश टीचर ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको आपके बुक मोमेंट्स के थर्ड चैप्टर के बारे में कुछ बताने जा रहा हूं। सबसे पहले समरी और स्टोरी पर हम ध्यान देंगे, उसके बाद नोट्स पर ध्यान देंगे। इस कहानी में दो ही मुख्य कैरेक्टर्स हैं, जिसमें एक महेंद्र है जो कि एक जूनियर सुपरवाइजर है, किसी फर्म में काम करता है और उसका काम है जहाँ जहाँ फर्म कंस्ट्रक्शन करवाती है, चाहे कोई बांध हो, कोई अन्य कंस्ट्रक्शन साइट हो, वहाँ पर वो जाता है और कामों का निरीक्षण करता रहता है। इंस्पेक्शन की जिम्मेदारी उस पर है। और ये भी चीज़ हम नोट करें कि वह व्यक्ति एक बैचलर है, उसकी ज़रूरतें लिमिटेड हैं। किसी भी जगह वो अपने को एडजस्ट कर लेता है, चाहे रेगिस्तानी साइट हो या शहर में कहीं काम हो रहा हो, कहीं भी वह जाता है और किसी भी तरह के कैनवास के टेंट में भी अपने को एडजस्ट कर लेता है। हाँ, एक उसके पास जो एसेट है वो ये है उसका कुक, उसका रसोइया, जिसका नाम है ईश्वरन। और आप जान रहे हैं कि स्टोरी का नाम ही है ईश्वरन द स्टोरी टेलर। ईश्वरन वैसे तो कुक है महेंद्र का, जो कि जूनियर सुपरवाइजर है, उसका कुक है, लेकिन जो उसकी रियल जो आर्टिस्ट्री है वह स्टोरी टेलिंग में व्यक्त होती है। पाक कला में तो निपुण वो है ही, ऐसी जगहों पर भी वो अच्छी चीज़ें बना लेता है, अच्छी चीज़ें कुक कर लेता है महेंद्र के लिए, जहाँ पर दुकानें अवेलेबल नहीं हैं, मौजूद नहीं हैं दूरी दूरी तक, फिर भी वह किसी प्रकार से अच्छी रसोई पका लेता है और महेंद्र इज क्वाइट फांड ऑफ हिम। लेकिन जो असली क्वालिटी है ईश्वरन की, वह स्टोरी टेलिंग की है। वह अपनी कहानी को शाम को, रात के समय सुनाता है अपने मालिक को, महेंद्र को। और कहानी सुनाते समय वह निश्चित रूप से सस्पेंस, थ्रिलर, इन सब का मिक्सचर करता है और वह पूरी तरह से उन तमिल राइटर्स से प्रभावित है जिनको वह पढ़ता रहता है। उसकी स्टोरी टेलिंग प्रभावित है सस्पेंस से, थ्रिलर से, और वह डिलिबरेटली क्रिएट करता है थ्रिलर वाला एटमॉस्फेयर। एक बार वह स्टोरी सुनाने लगा महेंद्र को कि जहाँ से वह बिलोंग करता था ईश्वरन, वह जगह एक इमारती लकड़ियों वाला जंगल था, टिम्बर वाला जंगल था। बड़ी बड़ी इमारती लकड़ियाँ हाथियों द्वारा ले जाई जाती थी और एक बड़ा काम होता था उस जंगल में। एक बार एक हाथी उस जंगल से बहक गया, या यूँ कहें कि मैड हो गया, पागल हो गया और शहर में आ गया, टाउन में आ गया। शहरों पर वह हाथी मैड फूली इधर उधर दौड़ने लगा और चीज़ों को नष्ट करने लगा। फलों की दुकानों पर उसने काफ़ी तबाही मचाई और कपड़ों की दुकानों पर भी कपड़ों को फाड़ दिया, नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया। उसके बाद वह स्कूल में प्रवेश कर गया और स्कूल में भी उसकी वही हरकतें थीं। सारे बच्चे उसको देखकर भाग गए, अपने अपने कक्षाओं में चले गए और उन्होंने अपने गेट को अंदर से लॉक कर लिया। उसने पानी के लिए रखे हुए ड्रम को गिरा दिया। स्कूल के गेट पर भी उसने काफ़ी धक्का लगाया। कुल मिलाकर उसने ऐसा हेवाक क्रिएट किया कि उसको देखकर सारे शिक्षक और छात्र, एट लास्ट ईश्वरन यह बताना शुरू करता है कि उस समय वह भी जूनियर क्लास में पढ़ता था और उससे भी बड़ी मज़ेदार बात ये बताता है कि ईश्वरन ये सारी चीज़ें रूफ टॉप से, छत से देख रहा था स्कूल के, और एकाएक उसके दिमाग में न जाने क्या आया, वह एक डंडा उठाता है और उस पागल हाथी के सामने चल देता है। कुछ उस प्रकार से जैसे कृष्ण भगवान ने वो जो हाथी कुवलया पीड़ था उसके सामने जैसे कृष्ण ने संघर्ष किया, उस प्रकार से वो स्टोरी दिखती है यहाँ। ईश्वरन आगे जाता है और हाथी के तीसरे पैर के नीचे वाले टोनेल पर, नाखून पर एक जोरदार प्रहार करता है डंडे से। निश्चित रूप से स्टोरी विश्वास करने लायक नहीं है, लेकिन ईश्वरन बता रहा है कि उसने तीसरे पैर के नाखून पर जोरदार प्रहार किया अपने डंडे से। तुरंत ही हाथी का नर्वस सिस्टम पैरालाइज हो गया और वह कोलैप्स कर गया, गिर गया।
इतना बता करके महेंद्र भी इस स्टोरी का और अंत जानना ही चाहता है कि ईश्वरन तुरंत फिर कुकिंग के काम के लिए आगे चला जाता है, स्टोरी को अनफिनिश्ड छोड़ देता है। कुछ देर बाद आता है तो महेंद्र उससे पूछता है कि तुमने ऐसा कैसे कर लिया ईश्वरन, एक इतने बड़े जानवर को, हाथी को पैरालाइज करना क्या मामूली बात है, तुमने ऐसा कैसे कर लिया। तो डींग हाँकते हुए ईश्वरन कहता है कि यह एक आर्ट है, जापानी आर्ट है, जिसके बल पर मैंने ऐसे किया। कुछ देर बाद पशु चिकित्सक आए, 2-3 दिन बाद उसको सही कर दिए और वह चला गया। इसके बाद एक और स्टोरी बताने शुरू करता है कि आपको पता है सर, महेंद्र सर, जिस जगह हम लोग रहते हैं यह जगह पहले एक बेरियल ग्राउंड था, कब्रिस्तान का इलाका था, और मैंने यहाँ बहुत सारे स्कल्स, स्केल्टन्स देखे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात की ये कि मैं इन चीज़ों से तो नहीं डरता हूँ। ईश्वरन कहता है कि मैं इतना ब्रेव हूँ कि इन चीज़ों से नहीं डरता हूँ, लेकिन मैंने एक भूतनी को भी देखा है जो कि एक फोटस यानी कि गर्भस्थ शिशु को लेकर चलती रहती है रात में। यह बात सुनकर अंदर से तो महेंद्र को डर लगता है, लेकिन वह डांट कर ईश्वरन को चुप करा देता है। कहता है कैसी बात करते हो, ये तुम्हारे इमेजिनेशन का परिणाम है कि तुम्हें भूत दिख रहा है, बाकी भूत जैसी चीज़ तो सृष्टि में होती ही नहीं है। ऐसा कह के डांट कर ईश्वरन को चुप करा देता है। लेकिन ये बात हमेशा महेंद्र के दिमाग में बनी रहती है। जब भी कभी वह सोने जाता है, अपने बेडरूम के बाहर की विंडो की तरफ देखता है कि कहीं ऐसा ना हो कि सच में कोई भूतनी दिख जाए, भूत दिख जाए। 2-3 दिन बीतते हैं। एक रात को महेंद्र, जो कि पहले ही उसके दिमाग में ये सब बातें हैं कि यहाँ ये चीज़ है, कुछ सुपरनेचुरल पावर्स हैं, ऐसा वह सोचता है, उसको बाहर एक क्लाउड की इमेज दिखती है, एक बादल की आकृति दिखती है। महेंद्र तेजी से खिड़की के बाहर देखता है, वहाँ सच में उसे एक कुछ आवाज़ भी अजीब तरह से सुनाई देती है, बिल्ली जैसी, और उसके बाद एक आकृति दिखती है लेकिन स्पष्ट नहीं है। महेंद्र पूरी तरह से डर जाता है, घबरा जाता है, बिस्तर पर नीचे गिर जाता है अपने, और बाद में अपने को संयत कर लेता है सुबह तक। सुबह वह नहा धोकर ऑफिस जाने ही वाला था। उसी समय दौड़ता दौड़ता ईश्वरन आया। ईश्वरन कह रहा है कि सर आपने देखा, मैंने आपको सुपरनेचुरल पावर के बारे में, उस भूतनी के बारे में बताया था, तो आपने मुझे डांट कर चुप करा दिया। अभी तो आपने पिछली रात देख लिया कि ऐसा हुआ है। मैंने रात को आपके कमरे से भूतनी की आवाज़ें आते हुए सुनी है और आपने स्वयं देखा है। अब इस पर आपको क्या करना है, अब आपको इस पर क्या करना है। महेंद्र पूरी तरह से डर जाता है और सोच लेता है कि वह भ्रम नहीं है, रियलिटी है, वास्तव में यहाँ पर कोई सुपरनेचुरल पावर है। वह जल्दी से अपनी फैक्ट्री में जाता है और तुरंत रिजाइन कर देता है। और यही इसी पॉइंट पर हमारी कहानी समाप्त होती है, इसी नोट पर कहानी समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।